तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे केंद्र प्रदत्त आर्थिक सहायता यानी केंद्र के द्वारा जो आर्थिक सहायता जो दी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में जो वो किस प्रकार दी जाती है, कैसे की जाती है और किसके आधार पर दी जाती है। इसके अलावा राज्य के जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम है, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम है जो संचालित होते हैं, माध्यमिक स्तर के जो निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा में किस प्रकार प्रवेश दिया जाए, किस प्रकार, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, केंद्र प्रदत्त आर्थिक सहायता। तो बच्चों आप जानते हो कि भारत एक कल्याणकारी प्रजातांत्रिक मूल्यों वाला राष्ट्र है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित कर लाभान्वित करने का प्रयास किया है, यानी शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम प्रायोजित किए जाते हैं तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार के कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम कहलाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम क्या कहलाते हैं, केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम कहलाते हैं। तो राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में संचालित प्रमुख कार्यक्रम जो इस प्रकार है। तो केंद्र के द्वारा आप देखिए समवर्ती सूची का विषय होने के कारण कि शिक्षा जब क्या है, समवर्ती का सूची का विषय आप जानते हो कि 3 सूचियां हमारी हैं। वैसे चौथी सूची कौन सी बताई गई है, अवशिष्ट सूची है। तो पहली सूची जो बताया था आपको पहले क्या थी, पहले संघ सूची, यानी जिसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है, संघ को यानी केंद्र सरकार को। दूसरी राज्य सूची, अब उसमें कानून और नियम बनाने का अधिकार किसको है, विधानमंडल यानी राज्य सरकार जो है उसके माध्यम से बनाए जाते हैं। तीसरी आपको बताई थी समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें कानून जो बनाया जाता है उस कानून में केंद्र और राज्य मिलकर बनाते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं, केंद्र और राज्य समवर्ती सूची में। तो शिक्षा को किस सूची में डाल दिया गया, 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को किस में डाल दिया गया था, समवर्ती सूची में, ताकि केंद्र उन राज्यों में शिक्षा में सहयोग कर सके, उन राज्यों में जो आर्थिक दृष्टि से या पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वहां का भौगोलिक, वहां का सामाजिक वातावरण जो है इस प्रकार का है जिसमें केंद्र की आवश्यकता बहुत जरूर पड़ती है, आर्थिक सहायता। तो इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसपे अब क्या किया जाता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कि कार्यक्रम यानी केंद्र के जो कार्यक्रम है वो चलाती है शिक्षा से संबंधित, किस प्रकार चलाना है, कैसे करना, उसके लिए केंद्र सरकार समय समय पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब देखिए राज्य में जो प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के जो क्षेत्र संचालित किए जा रहे हैं उनके प्रमुख कार्य, जैसे कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार दिए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखिए, सर्व शिक्षा अभियान, SSA सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है और इसके विवरण हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि इसके माध्यम से जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे उनके लिए सरकार अपने आधार पर उसी गांव में उसी क्षेत्र में विद्यालय बच्चों की इच्छा के अनुसार समय निर्धारित किया जाता है पढ़ने के लिए और पूर्ण सहयोग दिया जाता है। उसके बाद कार्यक्रम एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया रमसा, जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, इसके बारे में भी आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे। उसके बाद है माध्यमिक स्तर पर निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, जो माध्यमिक स्तर 10वीं तक के लिए निःशक्त जो कमजोर हैं बच्चे, जो यानी विकलांग हैं, यानी कोई ना कोई उनमें शारीरिक कमी है, या वो अंधे हैं या उनके कम दिखाई देता है, गूंगे हैं, बहरे हैं, विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैंडीकैप्ड बच्चे यानी विकलांग की श्रेणी में आने वाले बच्चों को उनको सामान्य बच्चों के साथ किस प्रकार शिक्षा दी जाए, इस प्रकार भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसके बाद चौथा है मिड डे मील कार्यक्रम, यानी पोषाहार कार्यक्रम है जो बच्चों को प्राइमरी क्लास के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 5 तक के 6 तक के बच्चों को दिया जाता है, जिसके अंदर दोपहर का भोजन होता है, सुबह के समय अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार से ये कार्यक्रम चलाया जाता है। मिड डे मील जिसे पोषाहार कार्यक्रम भी कहा जाता है।
अब देखिए कि माध्यमिक स्तर पर हम पढ़ेंगे निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, यानी 10वीं क्लास जो माध्यमिक स्तर जो है उसके लिए हम निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा किस प्रकार हो की व्यवस्था होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों कि इसके अंतर्गत निःशक्त जो बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ समान भागीदारी से शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाए जाए, और वर्तमान में ये योजना राज्य के समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चल रही है। यानी माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जो बच्चे हैं, कमजोर जो बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था सामान्य बच्चों के साथ की जाए। अब सामान्य बच्चों को किस प्रकार बिठाना है, किस प्रकार पढ़ाना है, भारत के अंदर ये योजना राज्य भारत के अंदर या राज्य भारत में और अनेक राज्यों में ये योजना बड़े स्तर पर चलाई जा रही है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर चलाई जा रही है कि जो निःशक्त बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा किस प्रकार देनी है, ये योजना चलाई जा रही है। तो ये योजना जो माध्यमिक स्तर पर जो निःशक्त बच्चों के लिए चलाई जा रही है समावेशी की, तो अब इस योजना के कुछ उद्देश्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए योजना के उद्देश्य है 14+ से 18+ की आयु के निःशक्त बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना तथा उनके नामांकन एवं ठहराव हेतु प्रयास करना। यानी पहला उद्देश्य जो हमारा ये है कि 14 से लेकर 18 वर्ष की आयु के जो निःशक्त बच्चे हैं यानी विकलांग बच्चे हैं, गूंगे हैं, बेरे हैं, शारीरिक रूप का कोई अंग जो है उनका घटा हुआ है, इनको शिक्षा की मुख्य धारा के साथ जोड़ना, यानी जो सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ जोड़कर और उनके नामांकन और ठहरने का प्रयास करना, और इसके लिए संपूर्ण शिक्षा के अवसर इनको उपलब्ध करवाना। ये इस योजना का जो पहला और महत्वपूर्ण जो प्रयास ये है इस योजना का, कि इस योजना के माध्यम से हम प्रचार प्रसार के माध्यम से कि इन बच्चों को जोड़ सके शिक्षा से, किस प्रकार जोड़ना है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य दूसरा, सामान्य विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाकर सामान्य विकास के लिए तैयार करना। अब देखिए जो सामान्य विद्यालय है उनमें इन बच्चों को जो विकलांग है, निःशक्त बच्चे हैं, उनको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समान एवं शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाएं और सामान्य विकास के लिए उनको तैयार करें। जैसे देखिए विद्यालय के अंदर कक्षा के अंदर कि 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मान लो कि उसमें 2 या 3 बच्चे क्या है विशेष निःशक्त बच्चे जो हैं, उन बच्चों को अब क्या मान लो किसी को कम दिखाई दे रहा है, तो एक अध्यापक का उस समय एक उत्तरदायित्व, नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि उस बच्चे को सबसे आगे बिठाए। किसी को कम सुनाई दे रहा है उसको आगे बिठाना चाहिए, और वो बच्चा अगर बार बार पूछे तो अध्यापक को किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए कि इस पर्सन को बार बार पूछ रहे, क्योंकि उसमें निःशक्त बच्चे के अंदर मंदबुद्धि बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं अलग अलग, सबका जो मानसिक विकास अलग अलग है। अब इनका विकास जो मंद गति से हुआ है, तो इसलिए एक अध्यापक और शिक्षक की और महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है कि सामान्य विद्यालयों में जब ये निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो एक उसका उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो विभिन्न अच्छे ढंग से सही प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए अच्छे अवसर उपलब्ध करवाए। यानी उनका जो सामान्य बच्चों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार करे, उन्हें सहयोग की भावना प्रदर्शित करे। ये नहीं कि दया दिखाई दी जाए, ठीक है जी काम नहीं हो रहा कोई बात नहीं मत करके लाओ, ऐसा नहीं। समय समय पर सहयोग, अगर चलने की दिक्कत है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो क्लास में आराम से आ सके जा सके। सुनने की दिक्कत है तो उनके लिए आप उनके पेरेंट्स से मिलके कि सुनने के लिए मशीन आदि की व्यवस्था करवा सके, कक्षा में आगे बिठा सके। जो भी प्राथमिक प्रक्रिया है उसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और किसी प्रकार की ऐसा भाषा शैली या ऐसी वाणी का कोई बच्चा या अध्यापक उपयोग ना करे जिससे जो निःशक्त बच्चा है या मंद बुद्धि का बच्चा है उनको जो उनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे। इस प्रकार का ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये दूसरा उद्देश्य रहा। अब तीसरा देखिए मिड डे मील कार्यक्रम। अब इस मिड डे मील यानी पोषाहार कार्यक्रम ये भी शुरू किया गया। अब देखिए जो ये योजना थी निःशक्त बच्चों के लिए, अब मिड डे मील कार्यक्रम जो है वो एक केंद्र के माध्यम से केंद्रीय परिवर्तित योजना के रूप में है। 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में ये लागू कर दी गई। कौन सा कार्यक्रम? मिड डे मील कार्यक्रम। तो महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन भी है आपके लिए ये जीके का, और वैसे देखा जाए तो अपने सिलेबस के लिए भी है।
छोटे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ये आते हैं कि मिड डे मील कार्यक्रम एक केंद्रीय परिवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में इसको लागू किया गया। इसके पश्चात सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेन्यू आधारित पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। यानी पहले तो ये दिया कि दोपहर का भोजन देना है, उसके बाद क्या किया, सितंबर 2004 में सरकार ने एक व्यापक मेन्यू तैयार किया, कार्य परिवर्तन करते हुए एक मेन्यू तैयार किया कि किस दिन कौन सी सब्जी, कौन से भोजन, कौन सी डिश इनको देनी है। यानी कहने का मतलब एक ऐसा कार्यक्रम बना लिया कि प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार का खाना उनको दिया जाएगा, अलग अलग प्रकार से। उसके बाद ये कार्यक्रम वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर के जो सभी राजकीय या अनुदानित या स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित या मदरसे आदि में ये संचालित किया जा रहा है। और आप जानते हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा अनेक गरीब बच्चों को जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन्हें दोपहर का जो भोजन है वो सरकार के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से मुहैया करवाया जा रहा है। अब देखिए कि इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना। प्राथमिक जो शिक्षा है उसके सार्वजनिक कार्यक्रम को क्या करना, बढ़ावा देना। अब किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए तो इस प्रकार विद्यालयों में छात्रों के नामांकन है उपस्थिति में वर्दी, ड्रॉप आउट को रोकना, सीखने के अंतर को बढ़ावा देना, ये मुख्य काम जो सरकार के माध्यम से ये किया गया। कौन सा, कि मिड डे मील कार्यक्रम चलाया गया, 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया। फिर सितंबर 2004 में इस कार्यक्रम में क्या कर दिया गया, व्यापक परिवर्तन किया गया। और उसके बाद पूरे राज्य के अंदर जो सरकारी, जो गैर अनुदानित सरकारी स्थानीय निकाय आदि के माध्यम से संचालन जो किया गया। और इसका उद्देश्य भी यही था कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण को बढ़ावा दिया गया। प्राथमिक स्तर का प्रत्येक बच्चा विद्यालय में आए, पढ़े, उनके किसी प्रकार के दोपहर के भोजन की समस्या ना हो। इसके अलावा विद्यालय में छात्रों के लिए उपस्थिति, नामांकन, वर्दी, ड्रॉप आउट इनको रोकना और सीखने के स्तर को बढ़ावा देना मुख्य है। तो उसके बाद देखिए कुछ ये कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए हैं। देखिए कि 2014 से ये कार्यक्रम राज्य के कम से कम 83,000 से अधिक विद्यालयों में चल रहा है। 67 लाख यानी 67 लाख बच्चे को लाभ मिल रहा है। भोजन में दाल, रोटी, सब्जी, बाटी, खिचड़ी, मीठे चावल आदि दिए जा रहे हैं। और इस संबंध में समय समय पर दिनवार भोजन मेन्यू संबंधी निर्देश दिए जाते हैं। और प्राथमिक स्तर के बच्चों के भोजन में कैलोरी की मात्रा कम से कम 450, प्रोटीन की मात्रा 12 ग्राम निर्धारित की गई। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के भोजन में कैलोरी की मात्रा 700 और प्रोटीन 20 ग्राम निर्धारित किया गया। तो इस प्रकार इस योजना के ये उद्देश्य थे जिससे शिक्षा को स्तर को बढ़ाया जा सके, बच्चों की उपस्थिति अधिक से अधिक हो, निःशक्त बच्चों को सामान्य रूप से और शिक्षा की मुख्य धारा के साथ किस प्रकार जोड़ना है, कैसे जोड़ा जा सके, इन सभी के लिए सरकार के माध्यम से इस योजना का उद्देश्य था। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बड़े प्रचार प्रसार हुआ और इसका फायदा केवल एक राज्य को नहीं, भारत के विभिन्न राज्यों को हुआ था। तो इस प्रकार कई स्थानों पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से केंद्रीय रसोई घर संचालित किए जा रहे हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे राज्य विधानसभा व मंत्रालय की भूमिका। तो बच्चों देखिए कि शिक्षा के उन्नयन हेतु यानी उसके विकास के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव व किए गए संशोधन की प्रक्रिया जो महत्वपूर्ण होती है कि आप जानते हो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, वह राज्य का प्रशासन में परामर्श देता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के विभिन्न विभागों के लिए मंत्रियों को नियुक्त करता है। इन मंत्रियों की 2 श्रेणियां होती है, कैबिनेट स्तर की और राज्य स्तर पर।
राज्य स्तर पर। अब राजस्थान राज्य में शिक्षा की व्यवस्था तथा प्रशासन के लिए एक कैबिनेट स्तर का मंत्री शिक्षा मंत्री तथा एक राज्य मंत्री भी होता है। ये मंत्री राज्य सचिवालय के माध्यम से राज्य के लिए शिक्षा नीतियां निश्चित करते हैं और विधानसभा में तय की गई नीतियों को लागू करने हेतु शिक्षा मंत्री उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार ये जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिक्षा से संबंधित जो काम किए जाते हैं, सरकार के द्वारा जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट और राज्य स्तर के शिक्षा मंत्री, वो काम करते हैं किसे? सचिवालय के माध्यम से। जो भी नीतियां बनाई जाती है सरकार की, उन नीतियों का संचालन करते हैं और जो नीतियां विधानसभा में बनाई गई है उसी के अनुसार ये शिक्षा मंत्री काम करते हैं और विधानसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए राज्य स्तर पर प्रशासनिक संरचना। अब शिक्षा मंत्रालय देखिए, राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी शिक्षा मंत्री होता है। ये जनप्रतिनिधि होता है और राज्य के विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में शिक्षा राज्य मंत्री कार्यों का निष्पादन करता है। शिक्षा मंत्री केवल अपने शिक्षा क्षेत्र में संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। अब शिक्षा मंत्री के कुछ कार्य दिए गए, देखिए कि शिक्षा से संबंधित विषयों पर राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहना, राज्य की शिक्षा नीतियों को निर्धारित करना, शिक्षा के सभी पहलुओं को राज्य स्तर पर नेतृत्व प्रदान करना, राज्य में शैक्षिक अनुदान कार्यों को प्रोत्साहन देना। उसके बाद देखिए निजी प्रबंधकों तथा स्थानीय संस्थाओं को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर आर्थिक, प्रशासनिक तथा संचालन संबंधी सहायता प्रदान करना, राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करना, केंद्रीय सरकार की शैक्षिक योजनाओं, नीतियों तथा शैक्षिक निर्णयों को राज्य में समुचित रूप से लागू करना, संपूर्ण राज्य की शैक्षिक क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना, राज्य स्तर पर शिक्षा के प्रत्येक स्तर का निरीक्षण व पर्यवेक्षण करना। तो ये शिक्षा मंत्री के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि शिक्षा के विद्यालय के प्राथमिक सत्र के लेकर उच्च शिक्षा तक जो भी व्यवस्था होती है वो शिक्षा मंत्री के द्वारा की जाती है। यानी विधानसभा के माध्यम से जो भी कानून होते हैं, जो भी नियम पारित होते हैं, उसी के आधार पर। और शिक्षा मंत्रालय विधानसभा के प्रति, जो शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा मंत्री, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखिए बच्चों की शिक्षा के विकास के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रमुख कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों में देखिए नंबर 1 शिक्षा तथा नारी समानता, यानी महिला निरक्षरता की अधिक दर, उच्च शिक्षा में लड़कियों का कम प्रतिनिधित्व तथा महिला अध्यापक कम अनुपात में होने जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए समय समय पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। सभी के लिए समान शिक्षा हेतु निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम भी लागू किया गया है। इसके अलावा लड़कियों के लिए शिक्षा हेतु सरकार समय समय पर अनेक योजनाएं चलाती है। यानी शिक्षा क्षेत्र के बढ़ोतरी के लिए, ये तो आप जानते हो कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तो दी गई है अधिनियम के माध्यम से। 2009 का जो अधिनियम बना है जिसको 2010 में लागू किया गया, लेकिन सरकार लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए शिक्षा के लिए समय समय पर कई योजनाओं का पारित करती है। जो योजनाएं जो है वो इस प्रकार है। नंबर 1 निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, स्कूटी वितरण योजना, गार्गी पुरस्कार, छात्रवृत्ति योजना, आपकी बेटी योजना। यानी सरकार के माध्यम से ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं कि जिनके माध्यम से शिक्षा के विकास के साथ साथ जो लड़कियों की शिक्षा है, छात्राओं की शिक्षा है, उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लड़कियों के लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है कि शिक्षा के विकास के लिए साइकिल दी जाती है। जैसे 9वीं से लेकर 12वीं तक बच्चियां जो गांव से दूर 2 या 3 किलोमीटर दूरी पे आती है, उनके लिए साइकिल की व्यवस्था है। अच्छे नंबर लाने के लिए स्कूटी वितरण व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। गार्गी पुरस्कार, यानी जो बच्चे 10वीं 12वीं में 75 से अधिक नंबर लाते हैं, जो छात्राएं जो हैं 10वीं या 12वीं में 75% या इससे अधिक नंबर लाते हैं, उनको गार्गी पुरस्कार की सरकार, राजस्थान गवर्नमेंट जो है व्यवस्था करती है। इसके लिए अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं भी दी गई है। आपकी बेटी योजना ये भी प्रारंभ है छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से। तो इस प्रकार की योजना से स्त्री शिक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अब देखिए अनुसूचित जाति जनजाति व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिक्षा। अनुसूचित जाति व जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग की साक्षरता दर
तो साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कुछ सिफारिशें की गई कि राजस्थान में क्रियान्वित योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जांच की जाए। ऐसी बस्तियां जहां विद्यालय खोले गए हैं, जहां अभी तक भी विद्यालय नहीं थे, उनको देखा जाए। अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए, जो मान्यता है वो प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव हैं उनको देखा जाए और वो प्रस्ताव पारित किए जाएं। उसके बाद है वंचित वर्ग की शिक्षा, यानी शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षा देने के दौरान आने वाली जो समस्याएं हैं उनमें विशिष्ट विधि और आवश्यकताओं पर विचार किया जाए और उसके लिए सरकार विशेष तौर से प्रयास करे, जिसमें विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक तंत्र लचीला बनाया जाए और ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय तथा सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा, यानी शिक्षा के उन्नयन हेतु यानी उसके विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कुछ प्रयास किए गए हैं। नारी शिक्षा, शिक्षा तथा नारी समानता, अनुसूचित जाति जनजाति व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिक्षा और वंचित वर्गों की शिक्षा।